हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो हम मिक्सचर्स और उनके सेपरेशन के बारे में बात कर रहे थे। काफी सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके थे। आज चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप देख लीजिए जो भी टॉपिक हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। होमोजेनस हेट्रोजेनस के बारे में बात कर ली थी, सॉल्यूशन पढ़ लिया था, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में बात कर ली थी, सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है, ये सभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिफरेंस क्या है तीनों में, है ना। सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन, तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो तीनों को हमने इंडिविजुअली तो पढ़ लिया था, सॉल्यूशन को अलग पढ़ लिया था, सस्पेंशन को अलग पढ़ लिया था, कोलॉइड को अलग पढ़ लिया था कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन्हें एक साथ देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी हैं और क्या क्या इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपने ये तीनों पहले पढ़ तो लिए हैं, एक साथ रिवाइज भी हो जाएंगे और आप कंपैरिजन भी देख लोगे, है रिलेट करके कैसे आप इसे लर्न कर सकते हो इजीली, ये भी समझ में आ जाएगा। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम नेचर की बात करें तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, होमोजेनस होते हैं, बिल्कुल। कोलॉइड कैसे होते हैं, अपीयर्स होमोजेनस बट हेट्रोजेनस। होमोजेनस दिखते हैं, लगता है ऐसा कि ये होमोजेनस है, बट आर हेट्रोजेनस। ठीक है, दिखते हैं होमोजेनस लेकिन होते क्या है, हेट्रोजेनस। वही अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन क्या होते हैं, हेट्रोजेनस ही होते हैं। अगर हम नेचर की बात, पार्टिकल साइज की बात करें तो इसका पार्टिकल साइज क्या होता है, 1 nm से भी छोटा होता है, जबकि कोलॉइड का पार्टिकल साइज 1 से 1000 nm के बीच में होता है। और सस्पेंशन का सस्पेंशन का पार्टिकल साइज 1000 nm से ज्यादा होता है, जिस वजह से ये नॉट विजिबल, ये भी नॉट विजिबल और ये क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। तो विजिबिलिटी की अगर बात की जाए, तो विजिबिलिटी की हम बात करें तो ये होते हैं नॉट विजिबल, यानी कि ये दिखाई नहीं देते हैं हमें नेकेड आईज से। कोलॉइड भी दिखाई नहीं देते हैं, जबकि सस्पेंशन जो है वो हमें आसानी से इसके पार्टिकल नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अगला है सेटिंग की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं, किसमें, सॉल्यूशन में। कोलॉइड में भी पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं, लेकिन सस्पेंशन में पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सेटल्स ऑन स्टैंडिंग। अगर सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, यानी कि सस्पेंशन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए कुछ टाइम के लिए, तो उसके पार्टिकल जो है वो सेटल हो जाते हैं, कुछ बॉटम में सेटल हो जाते हैं या टॉप लेयर में सेटल हो जाते हैं। इस तरीके से पार्टिकल जो है वो सेटल हो जाते हैं, ज्यादातर बॉटम में सेटल हो जाते हैं। ठीक है, अगला है फिल्ट्रेशन। इन्हें फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, किसी सॉल्यूशन को। सस्पेंशन को सेपरेट किया जा सकता है और कोलॉइड को भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर हम टिंडल इफेक्ट की बात करें तो सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं। क्यों नहीं शो करते, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। बहुत छोटे होने की वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, जिस वजह से लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल नहीं होता, ना ही कोई टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, जबकि इन दोनों में, यानी कि सस्पेंशन और कोलॉइड में जो है टिंडल इफेक्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल साइज क्या है, यहाँ पर तो पार्टिकल साइज बड़ा है सस्पेंशन का, इसीलिए क्या होता है, पार्टिकल बड़े हैं साइज में, इस वजह से लाइट की स्कैटरिंग होती है और लाइट का पाथ विजिबल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोलॉइड की, इसके पार्टिकल तो छोटे हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन छोटे होने के बाद भी इतने बिग इनफ ये होते हैं, यानी कि इतने बड़े तो ये होते हैं कि ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं और लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल होता है। इसीलिए हमने कहा कि इन दोनों केसेस में टिंडल इफेक्ट ये शो करते हैं, जबकि सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा, सबसे पहले हमने बात की कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनस होते हैं। कोलॉइड लगते होमोजेनस है ना, ऐसा अपीयर होता है कि होमोजेनस होंगे, लेकिन होते एक्चुअल में वो हेट्रोजेनस है। सस्पेंशन भी हेट्रोजेनस होते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज और सॉल्यूशन और कोलॉइड के पार्टिकल का साइज स्मॉल होता है और सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, ठीक है, ज्यादा होता है। वहीं विजिबिलिटी की बात करें तो सस्पेंशन के पार्टिकल हमें विजिबल होते हैं, सॉल्यूशन और कोलॉइड के पार्टिकल विजिबल नहीं होते। अगर हम बात करें सेटिंग की तो सॉल्यूशन और कोलॉइड के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल सेटल हो जाते हैं।
ठीक है। सॉल्यूशन और कोलॉइड के बात करें अगर हम फिल्ट्रेशन टेक्निक से इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, जबकि सस्पेंशन को सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट और लाइट का पाथ विजिबल होना। सॉल्यूशन में लाइट का पाथ ना तो विजिबल होता है, ना ही कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जबकि कोलॉइड और सस्पेंशन में लाइट का पाथ भी विजिबल होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होती है। ठीक है, चलिए तो इसे आप एक उसमें नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिंडल इफेक्ट के बारे में हमने बात कर ली थी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे कि हमने डेंस फॉरेस्ट कैनोपी की बात की है ना, या कोई डार्क रूम है जिसमें एक छोटी सी खिड़की है या कोई होल है जहां से लाइट आ रही है, तो वो भी क्या शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करता है। डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह दिखते हैं हमें, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो ये बात हो गई। रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमने देख लिया, जैसे लाइट एंटरिंग अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल। स्मॉल होल से डार्क रूम में जो लाइट एंटर कर रही है वो भी टिंडल इफेक्ट है। फ्लड लाइट इन अ स्पोर्ट्स स्टेडियम, तो स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो फ्लड लाइट होती है वो भी क्या है, एक नेचुरल एग्जांपल है। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, सॉरी। सनलाइट पासिंग थ्रू अ गैप्स इन अ डेंस ट्री कैनोपी। डेंस ट्री कैनोपी या डेंस फॉरेस्ट कैनोपी में जो सनलाइट पास होती है वो भी क्या शो करती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करती है, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल देख लिए थे। चलिए, तो मिक्सचर कैन बी सेम फेज। तो मिक्सचर जो है सेम फेज में हो सकते हैं, जैसे लिक्विड लिक्विड का भी मिक्सचर बन सकता है, जैसे हम कहें इथेनॉल और वाटर, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर है। गैस गैस का मिक्सचर भी जैसे हम कहें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ये सभी क्या है, गैसेज हैं। गैसेज गैसेज का मिक्सचर भी हो सकता है। सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर भी हो सकता है, जिसको हम जनरली अलॉय भी बोलते हैं। तो अलॉय भी सॉलिड है, सॉरी, अलॉय की जब हम बात करते हैं तो उसमें दोनों कंपोनेंट क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर जो है वो क्या हो सकते हैं, सेम फेज में भी हो सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट टाइम। और मिक्सचर जो है सेम फेज में तो हो सकते हैं, लेकिन मिक्स्ड फेज में भी हो सकते हैं, जैसे लिक्विड और गैस का मिक्सचर भी हो सकता है, सॉलिड और गैस का मिक्सचर भी हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर भी हो सकता है। सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर तो हम देखते ही हैं, जैसे हम बात करें कि वाटर में सॉल्ट डालना, सॉलिड लिक्विड का जो है एग्जाम्पल है, वैसे ही सबके ही एग्जाम्पल होते हैं। तो जो मिक्सचर है वो सेम फेज में भी हो सकते हैं और मिक्स्ड फेज में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं सेम फेज और मिक्स्ड फेज में। तो सेम फेज में अगर हम देखें तो सॉलिड सॉलिड मिल करके बनाते हैं अलॉय, जो कि क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स है। अलॉय क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल। जैसे हम बात करें ब्रास की, तो ब्रास कॉपर और जिंक का एक अलॉय है। इसके अलावा अगर हम ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का एक अलॉय है। स्टील की बात करें तो कॉपर और, सॉरी, स्टील की बात करें तो वो है आयरन और कार्बन का अलॉय। तो ऐसे ही अलग अलग ये जो अलॉयज हैं ये है क्या बच्चों, सॉलिड प्लस सॉलिड। जैसे अगर हम ब्रास की बात कर रहे हैं तो कॉपर भी सॉलिड है और जिंक भी सॉलिड है। या हम ब्रॉन्ज की बात करते हैं, हम और एग्जांपल यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जैसे हम बात करें ब्रॉन्ज की, ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज किस चीज का अलॉय है, ब्रॉन्ज अलॉय है बच्चों कॉपर प्लस टिन का। तो कॉपर भी सॉलिड है और टिन भी क्या है, सॉलिड है। तो दोनों ही क्या हो गए, दोनों सॉलिड सॉलिड मिल करके क्या बना रहे हैं, एक मिक्सचर बना रहे हैं। ठीक है, तो अलॉय क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल, यानी कि मेटल के मिक्सचर को अलॉय कहते हैं। अगला है लिक्विड लिक्विड। जैसे हम कहें गैसोलीन, गैसोलीन क्या है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का मिक्सचर है। तो ये क्या है, लिक्विड लिक्विड। नेक्स्ट बात करें गैस गैस, जैसे N2O2, एयर, CO2, ये सभी क्या है, गैस के ही तो मिक्सचर है। गैस प्लस गैस दोनों क्या है, सेम फेज में है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों मिक्स्ड फेज में, डिफरेंट फेज में है। एग्जांपल देख सकते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जैसे गैस और लिक्विड। तो CO2 इन वाटर, जो भी हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे कोई भी कोक, पेप्सी, जो भी है, तो वो क्या होती है, गैस इन लिक्विड। लिक्विड में गैस जो है वो होती है मिक्स। चलिए नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड, जैसे सी वाटर है, सॉलिड में लिक्विड है ना, लिक्विड में सॉलिड, सॉरी, लिक्विड हमारा वाटर हो गया, उसमें नमक डाल दिया, तो ये क्या बन गया, हमारा एक मिक्सचर बन गया, किसका, सॉलिड प्लस लिक्विड का। ऐसे ही सॉलिड प्लस गैस का मिक्सचर हम बना सकते हैं H2 इन प्लैटिनम और पैलेडियम। H2 को किसमें डाले, प्लैटिनम या पैलेडियम में।
क्लियर है? तो इस तरीके से मिक्सचर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन बात यह है कि सारे मिक्सचर कैसे हैं? होमोजीनस है। कैसे हैं? होमोजीनस। जैसे अलॉय की हम बात करें तो अलॉय भी क्या होते हैं? होमोजीनस मिक्सचर ही होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई होमोजीनस मिक्सचर की कि कौन कौन से होमोजीनस मिक्सचर हैं। आगे बढ़ेंगे, फिर पहले इतना नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनस और होमोजीनस तो हमें अच्छे से पता है ना। हेट्रोजीनस मिक्सचर्स यानी कि जहां पर कंपोनेंट का जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होते हैं होमोजीनस। जहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है वो होते हैं हमारे हेट्रोजीनस। ठीक है, चलिए, इसके अलावा और भी हमने एग्जाम्पल देखे थे होमोजीनस और हेट्रोजीनस। जैसे सॉलिड, सॉलिड में भी है, जैसे ग्रेवल, ग्रेवल जिसे हम कहते हैं सैंड, क्ले या स्मॉल रॉक्स का जो मिक्सचर होता है वो भी क्या है? हेट्रोजीनस है। लिक्विड, लिक्विड की बात करें तो जिसे हम इमल्शन कहते हैं, जैसे कि मिल्क है। सस्पेंशन और कोलॉइड में है, जैसे सॉलिड और लिक्विड, जैसे हम जेलो, ब्लड, टमाटो जूस की बात करें, पेंट, ग्लू, इनकी बात करें, तो ये सभी क्या है? एग्जाम्पल है हेट्रोजीनस के। जैसे स्मोक है, स्मोक भी क्या, जैसे एयर और कार्बन के पार्टिकल्स उसमें मिक्स है, तो वो सॉलिड प्लस गैस का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस को। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ऑयल और वाटर की बात करें हम, तो ऑयल और वाटर के आपस में मिक्स होते हैं नहीं ना। अगर मान लो हमने एक बीकर लिया है, बीकर में ऑयल और वाटर डाला है, तो हमें क्या दिखेगा? जो वाटर है वो ऐसे दिखेगा नीचे, और जो ऑयल है वो ऐसे दिखेगा। ऑयल और वाटर का मिक्सचर तो ऐसे ही दिखेगा, हमें दिखेगा ऐसी। तो ये कैसे है? इमिसिबल है। हम इसे कितना भी चम्मच डाल करके हम इसे घोलने की कोशिश करें या किसी स्टिरर की मदद से इसे स्टिर करें, तो क्या ये घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो ये कैसे है? इमिसिबल। दूसरा, जैसे फिनॉल और वाटर की बात करें तो ये पार्शियली मिसिबल है। ये कहते हैं पार्शियली मिसिबल। और इथेनॉल और वाटर की बात करें, यानी कि अल्कोहल और वाटर की बात करें, तो ये क्या होता है? कंप्लीटली मिसिबल, या हम कहें मिसिबल होते हैं। पता ही नहीं चलता ना कि इथेनॉल में वाटर है या वाटर में इथेनॉल है, एक ही उसमें आ जाते हैं वो। चलो अगला, यहाँ पर टर्म्स मिसिबल, इनमिसिबल एंड अप्लाई देम करेक्टली। मिसिबल रिफर्स टू लिक्विड। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने ये टर्म्स मिसिबल, इमिसिबल हमने देख तो लिए ही हैं। आगे धीरे धीरे हम इनको एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। तो ये है इनका इंक्रीजिंग मिक्सेबिलिटी का ऑर्डर। आपको क्या करना है? अपनी बुक में सर्च करके मिसिबल, इमिसिबल की डेफिनेशन नोट कर लेनी है। ठीक है, चलिए, बाकी हमने समझ तो लिया कि मिसिबल क्या होता है और इमिसिबल। मिसिबल जो अच्छे से घुले हुए हैं, इमिसिबल जो अच्छे से घुले हुए नहीं है। तो यहाँ से क्या है? इंक्रीजिंग मिसिबिलिटी। ठीक है, इधर आगे को मिसिबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जैसे ये बिल्कुल भी मिसिबल नहीं है, ये पार्शियली मिसिबल है, ये पूरे ही मिसिबल होते हैं, अच्छे से मिक्स हो रखे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की। अब क्रिस्टल्स की बात करते हैं कि ये क्रिस्टल्स क्या हैं और कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर चैप्टर का नाम था मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो अभी हम मिक्सचर्स के बारे में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं कि मिक्सचर क्या होते हैं। मिक्सचर के बारे में हमने क्या क्या बात कर ली है कि मिक्सचर दो तरह के हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। इसमें हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड सबको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करे। हालांकि एनसीईआरटी में छोटे छोटे पॉइंट्स में दिए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। इनसे रिलेटेड काफी सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए और कई बार ये रिवाइज भी हमने कर लिया है। तो अभी तक ये सब तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं, मिक्सचर तक तो हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं इनके सेपरेशन के बारे में। अब मिक्सचर वर्ड यहाँ पर कहीं पर भी आता है, या इमिसिबल, मिसिबल, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड यहाँ पर आता है तो हम इजीली जो है उस वर्ड को समझ जाएंगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। अब बात करते हैं उनके सेपरेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम कई सारी सेपरेशन की टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल से। अब क्रिस्टल क्या है यहाँ पर हम समझेंगे और कैसे बनते हैं। इफ यू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन,
अब अगर हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं ये भी हमने अच्छे से पढ़ा है। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें अब और सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं किए जा सकते उन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया ऑफ कंपाउंड बी इन वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो 60 डिग्री सेल्सियस पर हमने बी कंपाउंड बी का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया है पानी के साथ, prepared by dissolving 287 gram compound B in 100 gram of water। तो 287 ग्राम ऑफ कंपाउंड बी को हमने 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया। बट इफ यू ग्रेजुअली कूल इट फॉर 40 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा अगर आप इसको जो है 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर लें, कूल कर लें। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी इज 241 ग्राम पर 100 kg, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस पर इस सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या थी कि 100 ग्राम में केवल ये 241 ग्राम को ही घोल सकता है। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, जिससे कि 60 डिग्री सेल्सियस पर ये 287 ग्राम कंपाउंड को भी क्या कर रहा था, डिसॉल्व कर रहा था। चलिए at 40 degree Celsius, it implies that only 241 gram of compound B can remain in the solution and the rest of it will separate out as a pure solid called as crystal। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सिंपल से समझते हैं, बहुत इजीली हम समझ जाएंगे। 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस पर और 40 डिग्री सेल्सियस। चलो सबसे पहले बात करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस की। अब 60 डिग्री सेल्सियस में क्या है, हमने एक सॉल्यूशन या मिक्सचर बनाया। मिक्सचर में हमने क्या किया, 100 ग्राम पानी लिया। पानी कितना है हमारे पास, 100 ग्राम। और इस 100 ग्राम पानी में हमने क्या डाल दिया, 287 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया। कुछ भी सॉल्यूट हमने लिया, वो हमने सॉल्यूट नहीं, 287 ग्राम हमने ये जो भी कंपाउंड हमने लिया वो हमने बी में डाल दिया। ठीक है, तो हमारा एक ये मिक्स कंपाउंड बन चुका है यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं फिर क्या हुआ। हमने टेम्परेचर को करा लो 40 डिग्री सेल्सियस पर। हमने क्या देखा कि 100 ग्राम में केवल 241 ग्राम ही डिसॉल्व हो सकता है। कंपाउंड बी जो है वो केवल 241 ग्राम ही डिसॉल्व हो सकता है जब हमने टेम्परेचर यहाँ 60 से 40 किया। इससे हमें क्या समझ में आता है, ये काफी कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाओगे तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, वैसे लिखा हुआ तो यहाँ से यहाँ को है, लेकिन हम यहाँ से यहाँ देखते हैं इसे एक बार। तो 40 डिग्री सेल्सियस कोई टेम्परेचर है, ठीक है, उसमें हमने 100 ग्राम वाटर में 241 ग्राम कोई भी कंपाउंड बी हमने डिसॉल्व कर लिया। ठीक है, अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। अब ये सैचुरेटेड बन गया है, इसमें अब हम और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, देखो सॉलिड जब हम डाल रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो जैसे हम इसको हीट करते हैं, टेम्परेचर ले जाते हैं 60 डिग्री सेल्सियस तक। तो जैसे ही हम टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं और ज्यादा हम ये कंपाउंड बी इसमें डालते हैं, जिससे कि 241 से सीधा 287 ग्राम तक ये क्या कर लेता है, अपने में घोल लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, इस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है 287 ग्राम। क्लियर, समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, वापस से टेम्परेचर कम किया, वापस से टेम्परेचर कम किया। अब जब हम वापस से टेम्परेचर कम करेंगे तो यहाँ पर तो केवल 241 ग्राम ही डिसॉल्व हो सकता है, 241 ग्राम से ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता। केवल 241 ग्राम ही क्या है इसमें, वाटर में जो है, इसकी कैपेसिटी, वाटर की कितनी कैपेसिटी है, या हम कहें केवल 241 ग्राम ही यहाँ पर रह सकता है। तो इसके अलावा जो बाकी का बचा हुआ है 287 में से 241 अगर आप माइनस कर ले तो जो भी अमाउंट आती है उतना अमाउंट जो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगी और क्रिस्टल बन जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर डिसॉल्व नहीं हो सकते। डिसॉल्व तो 241 ही हो सकते हैं, 241 में ही ये क्या था, सैचुरेटेड बना हुआ था। ठीक है, तो देखो, तो 287 से आप माइनस कर लेंगे 241 को, तो कितना बचेगा आपके पास, 46 ग्राम। ठीक है, तो कितना बचा, 46 ग्राम, यानी कि कितने क्रिस्टल मिलेंगे हमें, 46 ग्राम के। क्या बचे यहाँ पे, 46 ग्राम इसके क्रिस्टल। ठीक,
चलिए, तो वो यहाँ पर कहा गया है, जो हमने अभी यहाँ पर समझा कि अगर हम कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं ऑफ कंपाउंड बी इन वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, कंपाउंड बी का पानी के साथ 60 डिग्री सेल्सियस में, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 287 ग्राम ऑफ कंपाउंड बी इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 287 ग्राम कंपाउंड को हमने डिसॉल्व किया किसमें, 100 ग्राम वाटर में। तो व्हाट इफ यू ग्रेजुअली कूल इट टू 40 डिग्री सेल्सियस, अगर आप इसको 40 डिग्री सेल्सियस पे कूल करते हो, the solubility of compound is 241 per 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इसको 40 डिग्री सेल्सियस पर कूल करते हो तो 40 डिग्री सेल्सियस पर तो इसकी केवल 241 ग्राम को ही डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है, उतने में ये सैचुरेटेड है, 241 ग्राम में ही। तो बाकी का जो बचा हुआ है, it implies that only 241 ग्राम of compound B can remain in the solution, केवल 241 ग्राम ही सॉल्यूशन में रह सकता है, and the rest of it will separate out as a pure solid called as crystal। और जो बाकी बच गया, जो कि कितना है हमारा 46 ग्राम, वो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल उसके बन जाएंगे। बाकी एक कर्व यहाँ पर हम देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं, जो बताता है solubility curve of compound A and B in water। तो A और B कंपाउंड का वाटर में solubility के बारे में ये हमें बता रहा है। चलिए, तो केवल 241 ग्राम था, फिर हमारा कितना आ गया 287 ग्राम। अच्छा, लेकिन क्या है, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा हमें, कम करना। जब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वो उतना ही डिसॉल्व कर सकता है जितना उसकी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी से ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं करेगा, बाकी एज अ क्रिस्टल हमें मिल जाएंगे। क्लियर है, देख लीजिए इसे। चलिए बच्चों, आगे सेपरेशन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।